दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की जंग है, वो थम तो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीज़ फायर उसको आप कहें, नाम लें, ना लें, लेकिन जो थमी है लड़ाई, वो कूटनीतिक स्तर पर जारी है और दोनों मुल्क भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया उनकी बात सुने और उनको ही सही माने। भारत ने 7 डेलीगेशन अब तक भेजा। कुछ डेलीगेशन अभी भी विदेश में हैं, कुछ लौट लौट आए और कुछ लौटने के राह में हैं। कुछ डेलीगेशंस जो भारत लौट आए हैं, उन्होंने विदेश मंत्री से, विदेश मंत्रालय के लोगों से बातचीत भी की है, ब्रीफ भी किया है और कहा जा रहा है कि 9 या 10 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डेलीगेशंस के जो लीडर होंगे, वो अपनी बात कहेंगे, अपने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे एक तरह से। अचीवमेंट क्या इनका है, ये भी बातें सामने आएंगी। लेकिन अपोजिशन चाहता है कि डेलीगेशंस से लेकर के और जितने अब तक डेवलपमेंट हुए हैं, इन सबको जानने के लिए और इस पर डिस्कस करने के लिए, एक कंसेंसस इवॉल्व करने के लिए अपोजिशन अगर कोई सजेशन देना चाहता है तो सरकार उसे सुने और एक क्रिटिकल ढंग की डिबेट डिस्कशन हो खुले मन से। सभी लोग देश प्रेमी हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि देश के अहित की बात सोचता है। पार्लियामेंट में डिस्कशन अगर होता है तो एक ज्यादा बेहतर कंसेंसस इवॉल्व होगी, ये अपोजिशन का कहना है और इसके लिए स्पेशल सेशन चाहते हैं वे, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन। पहले होता रहा है, कई कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, कई वॉर के बाद जो सरकारें उस समय की थी उन्होंने किया है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। देश के जाने माने विदेश मामलों के विशेषज्ञ, जो दुनिया के कई देशों में अपने अखबार के लिए काम कर चुके हैं, जहां जहां वो पोस्टेड थे अलग अलग देशों में। इसके अलावा वो बीबीसी में भी बात काम कर चुके हैं एडिटर के रूप में, इंडिया एडिटर। तो हम अमित बरुआ साहब को आमंत्रित करते हैं आज की चर्चा के लिए। अमित साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। जहां तक मुझे याद, आप द हिंदू के करस्पॉन्डेंट के रूप में पाकिस्तान में भी रहे, अगर मैं सही हूं तो, जी, बिल्कुल। और श्रीलंका में भी रहे और भी कई मुल्कों में आप रहे और घूमते रहे हैं कई जगह। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया, उसमें एक ये था कि हम अगर कहीं कमजोर पड़ रहे हैं अपनी ओपिनियन हमारी जो है वो दुनिया तक पहुंचाने में, तो डेलीगेशन भेजा जाए और ये पूरे देश ने इसको सराहा। मीडिया में भी इसको लेकर काफी पॉजिटिव कमेंट्स आए। आज की तारीख में अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या इन डेलीगेशंस की वाकई उपयोगिता थी या बेहतर होता कि एक प्रधानमंत्री या सरकार अपनी ओर से एक विशेष दूत बनाकर किसी एक्सपर्ट्स को हर स्टेट में भेजता, हर नेशन में भेजता? आपको क्या लग रहा है, ये डेलीगेशन क्या कर रहे हैं? क्या वाकई इसमें कोई कामयाबी हासिल करते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, उर्मिलेश जी, सबसे पहली बात जो आपने उठाई है कि उपयोगिता की, तो उपयोगिता तो अभी नहीं मालूम होगी। उपयोगिता जब मालूम होगी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगला क्राइसिस होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से पहल अच्छी है, लेकिन उससे क्या निकल के आने वाला है, ये देखने वाली बात है। इससे क्या उपलब्धि है? क्या आप आज फ़ोन उठा के नहीं बात कर सकते? इतने बड़े-बड़े डेलीगेशन भेजने की क्या ज़रूरत है? तो ये सब चीज़ें मतलब कि ये तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। और आपको पता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर और जो पहली चुनौतियाँ भारत ने सिक्योरिटी फ्रंट पे फेस की हैं, और उसमें से उनमें 2 का ज़िक्र करूँगा। एक 99 में कारगिल की घटना और 2008 में जो मुंबई का टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो एक में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के हवाई जहाज एलओसी पार नहीं करेंगे। तो जो कारगिल का इलाका था, उसी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट सीमित रही और हिंदुस्तान की आर्मी ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जो पाकिस्तानी घुसपैठिए आए हुए थे, उनको खदेड़ा। लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी पायलट ने या जहाज ने एलओसी क्रॉस नहीं किया।
और इससे हिंदुस्तान को बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि हिंदुस्तान ये लगा दुनिया को कि इंडिया अपनी टेरिटरी खाली करने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है। दबाव बहुत था उस वक्त भी, क्योंकि आपको याद होगा कि मई 99 में हमारे 2 मिग जहाज भी गिरे थे और उस समय एयरफोर्स की तरफ से बहुत दबाव था, और मुझे ये मालूम है ये बात। और अटल बिहारी वाजपेयी ने रेजिस्ट किया कि हम ये स्ट्राइक्स और नहीं करेंगे। और हमें जहां तक याद है कि जसवंत सिंह ने अपनी किताब में भी लिखा है कि उन्होंने विभागीय मंत्री के नाते अपने जहाज उतारने का विरोध किया था। जी, तो ये वो घटना उस वक्त की है। तो उससे, और आपको याद होगा कि जब कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ तो खुद नवाज शरीफ को अमेरिका जाना पड़ा। वॉशिंगटन में बैठकर उन्होंने मतलब एक क्लाइम डाउन एग्रीमेंट एक तरह से साइन किया था बिल क्लिंटन के साथ। अब आते हैं 2008, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, और जब वो बहुत ही बुरा टेररिस्ट अटैक बंबई में हुआ जहां कितने सारे सिविलियंस भी मारे गए, उस वक्त भी सारे ऑप्शंस मौजूद थे। अब ये प्रधानमंत्री के स्टाइल और सब्सटेंस की बात है, लेकिन उस वक्त भी भारत ने एक मिलिट्री कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया। लेकिन अब ये हुआ है, तो मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि एक टेररिस्ट स्ट्राइक का हमने एक कन्वेंशनल मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया है। अब दुनिया का परसेप्शन बदल चुका है, क्योंकि जिस वक्त भी आप अगर कोई भी एग्रेसिव पोजीशन लेते हैं, कितना ही जस्टिफाइड क्यों ना हो, उसका क्रिटिसिज्म होना जरूर, मुझे लगता है कि होगा ही होगा। और परसेप्शन मैनेजमेंट अलग तरीके का है। तो जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो सरकार को कई बार पसंद नहीं आता, जो टूल किट है, टूल किट 2008 और 99 का टूल किट अलग था। ऑपरेशन सिंदूर का टूल किट 2025 में अलग होना चाहिए। तो अगर ये एमपीज गए हैं, लोगों से मिले हैं, उन्होंने भारत का पक्ष रखा है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी देश को ये मनाना कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज टेररिस्ट को सपोर्ट करती है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में प्रकट हुए, तो उससे और बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि किस तरह से पाकिस्तान ने टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और जहां तक एविडेंस का सवाल है, जो बार बार पाकिस्तानी कहते हैं कि एविडेंस चाहिए, जब अजमल कसाब को पकड़ा था उस वक्त भी पाकिस्तानी कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये पूरा रॉ ने किया है, फलाना किया है, डिमका किया है। और अजमल कसाब के पकड़ने से जिस तरह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, एक प्रोपेगेंडा फ्रंट पे, मुझे लगता है कि उसका कोई पैरेलल नहीं है। तो ये सिचुएशन बदल चुकी है। हमारे नए प्रधानमंत्री हैं, उनका नया स्टाइल है, मतलब अब नए क्या 10 साल से प्रधानमंत्री है, उनका स्टाइल अलग है, नया है। वो समझते हैं कि हमको जवाब देना चाहिए, और जवाब दिया गया है। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ये आने वाले दिनों में। आज जो एमपीज गए हैं उनसे मिलके अगर कोई बात करे और पूछे उनसे क्या सवाल पूछे गए हैं जब वो लोग विदेश में थे, तो मुझे लगता है उससे भी कुछ समझ हमारी बन सकती है कि आगे हमको किस टूल किट का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एक सवाल तो बार बार उभर रहा है, और केवल प्रदेश में ही नहीं, मुझे लगता है देश में भी है, कि जब हमारी सरकार ये कहती है कि भविष्य में जब कभी कोई टेररिस्ट अटैक होगा, हम इस तरह की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे, या हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे, जो कार्रवाई 7 तारीख को हुई, तो इसमें एक समस्या ये खड़ी होती है कि अगर भारत पाकिस्तान को लड़ाना हो तो कोई दूसरा भी टेररिस्ट जो है कहीं से आकर, या जिसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो दोनों देशों को लड़ाने के, वो तो कुछ भी कर सकता है, खुराफात कर सकता है। का जो वाकया हुआ उसमें जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनको तो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो और ये भी बात है कि पहलगाम के पहले भी आतंकी घटनाएं हुई हैं जम्मू और कश्मीर में। तो ये तो हुआ, नहीं तो इसको कैसे कैलिब्रेट करके, कैसे, एक चीज होता है पोस्चर करना, एक चीज होता है प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है, तो ये एक पब्लिक पोस्चरिंग हो सकता है जनता के लिए, चुनाव के लिए। लेकिन जब स्टेट क्राफ्ट की बात आती है, जब निर्णय ठोस लेने की जरूरत पड़ती है,
तब एक अलग रवैया अपनाना ज़रूरी है, मुझे लगता हमारे देश के जो नेता मौजूदा सत्ताधारी दल के लोग हैं और जो पावर में हैं, वो अपने देश की जनता को लुभाने के लिए जिस तरह की बातें कहते हैं, जो भाषण देते हैं, जो उग्रता दिखाते हैं, वो यहां तो ठीक है, चुनाव में काफी फायदेमंद है। लेकिन क्या वो भूल रहे हैं कि उनके एक-एक वाक्य, उनके एक-एक स्टेटमेंट दुनिया सुन रही है? और आज के जमाने में ऐसा तो नहीं है कि आप गंगानगर में बोलें या गाजियाबाद में बोलें और आपकी बात केवल गंगानगर, गाजियाबाद में रहेगी। वो दुनिया भर में सुनाई पड़ेगी। अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो फौरन कहा जाएगा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये बात कही है। तो अब जैसे ये कहना कि हम घुसकर मारेंगे, हम रोटी खाओ, चैन से रहो, नहीं तो गोली खाओ, हमारी गोली खाओ। इस तरह के जो भाषण, इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं देश के टॉप नेताओं के द्वारा, क्या आपको लगता है, एक एक डिप्लोमेटिक मामलों के आप एक जानकार हैं, आप विदेश मंत्रालय कवर कर चुके हैं, क्या ये भारत की जो एक राजनीतिक विरासत अब तक रही है हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की, उससे कुछ जुदा है और इसके नुकसान भी कम नहीं है? देखिए उर्मिलेश जी, जहाँ तक ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि कई चीजें कोवर्टली सरकारें करती हैं, जिसके बारे में वो चर्चा नहीं करती हैं। और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये तो नहीं है कि सिर्फ 10 साल पहले बनी है, पहले से ये एजेंसीज ने काम किया है और प्रधानमंत्रियों ने उनको कई सारे काम दिए हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो काम हो, उसका क्रेडिट लिया जाए। जो आरएडब्ल्यू संस्था है, आर.एन. काउ की लीडरशिप में बनी है, उन्होंने कई सारे कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशंस का सक्सेस यही होता है कि वो कोवर्ट रहें, वो सामने ना आए। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई टेररिस्ट स्ट्राइक्स होती हैं या हिंदुस्तान की वाकई में कोई कोवर्ट कैपेबिलिटीज हैं, ये सरकार को अपने पास रखनी चाहिए। ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। और ये इससे अच्छा सरकार ही जानती है कि क्या क्या कोवर्ट कैपेबिलिटीज है। तो ये घर में घुस के मारना, गोली खाना, ये पानी और खूब ये बातचीत नहीं चल सकती, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लीडरशिप को इस तरह की बातें पब्लिक में कहनी चाहिए। भले ही कुछ कंपल्शंस हो सकती हैं पॉलिटिकल, और मेरा मानना ये है कि ये सब चीजें बड़ी केयरफुली, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर जो बातें जो हम लोग कहें, जो बढ़ चढ़ के बातें कहते हैं, तो वो दूसरी तरफ भी बढ़ चढ़ की बातें कर सकता है। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, ये जो स्पाइरल है। तो आपने सही कहा कि अब जंग तो थम गई है, लेकिन ये डिप्लोमेटिक वॉर अभी चलता रहेगा और मुझे लगता है कि इसका कोई अंत इतनी जल्दी नहीं होने वाला। हम फिर डेलीगेशंस पर आते हैं कि ये हमारा डेलीगेशन गया, आमतौर पे इस पर सहमति थी, विपक्ष से मांगा गया था जो नाम उन्होंने दिए। अब ये अलग बात है कि वहीं पर फिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई डेलीगेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में ही, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने में। और बहुत सारे अपोजिशन पार्टी के नेताओं का कहना था कि जो नाम भेजे गए उनको दरकिनार करके आपने दूसरे नाम रखे अपनी पसंद के। तो ये चीजें सामने आई। अब पाकिस्तान ने, ये अलग है कि अलग बात है कि उन्होंने नकल तो भारत से ही की है, भारत ने शुरू किया डेलीगेशन भेजना, तो उन्होंने भी नकल किया, छोटे भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि हमसे अलग है जरूर है लेकिन यहीं से निकले हैं, इसी देश से, पार्टीशन से, तो उन्होंने फौरन उसको नकल किया। और अच्छा लगा भारत के लोगों को कि भाई हमारी नकल अभी भी वो कर रहे हैं, तो उन्होंने भेज दिया। अब उनका जो डेलीगेशन है सुना है कल पहुंच गया है अमेरिका। और बिलावल भुट्टो साहब जो विदेश मंत्री रह चुके हैं और अभी बहुत ताकतवर नेता हैं अभी भी, वो उसके लीडर हैं। इसके अलावा उसमें जो विदेश मंत्री दो हैं, पूर्व विदेश मंत्री हिना खान रब्बानी और एक हैं, और पूर्व सूचना मंत्री शेरी रहमान। इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान भी हैं, जलील अब्बास जिलाली भी हैं, ये विदेश सचिव रह चुके हैं। तो इतना हैवीवेट एक डेलीगेशन अमेरिका गया है। और दिलचस्प बात यह है कि कोलंबिया, ब्राजील और तमाम देशों से होते हुए शशि थरूर की अगुवाई वाला जो डेलीगेशन अमेरिका के लिए है, वो भी अमेरिका फिर पहुंच गया है। यानी यानी न्यूयॉर्क से वो उन्होंने वाशिंगटन पर उतना ध्यान इसलिए नहीं दिया कि उस समय कांग्रेस
सेशन में नहीं थी और बहुत सारे जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिनको आप कह सकते हैं वे उपलब्ध नहीं थे। तो अब फिर से शशि थरूर को वहाँ भेजा गया है। अब आपको क्या लगता है कि ये दोनों जो डेलीगेशंस हैं, ये क्या जो वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे क्या ऐसा अचीव करेंगे जो कि सरकार वहाँ की जो अब तक नहीं कहती रही? कि देखिए, ये रखने का एक मौका है, ये अपनी बात कहने का मौका है। और मुझे लगता है कि अमेरिका में हमारे कॉन्टैक्ट सब हिंदुस्तान के अच्छे हैं, तो वो लोग मिलेंगे, लोगों से अपनी बात रखेंगे। पाकिस्तानी भी अपनी बात रखेंगे और डेलीगेशन जितना भी हैवी वेट हो, मुझे लगता है मैसेज भी उतना ही हैवी वेट होना चाहिए कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप कितनी 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 ब्रीफिंग लेके आए हैं और कैसे अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये मैंने जो देखा है कि मेरे एक्सपीरियंस में जो ये अगर डिप्लोमेटिक फोरम्स पे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की झड़प होती है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई ज़्यादा सपोर्ट या हिंदुस्तान को मिलता है या पाकिस्तान को मिलता है। कई लोग समझते हैं कि हम लोग उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। ये मोटी बात ये है और ये आज से नहीं, ये दशकों से ये चलता आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है उर्मिलेश जी, ये जो जहाँ-जहाँ डेलीगेशंस गए हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंट बात ये है कि ना कोई साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में गया है। कोलंबिया ज़रूर गए हैं, लेकिन कोलंबो नहीं गए हैं। नेपाल कोई नहीं गया है। साउथ ईस्ट एशिया में कोई नहीं गया है। कई मुल्क हैं जहाँ जिनसे हमारे दोस्ताने रिश्ते हैं, जैसे वियतनाम है। भाई कई सारे मुल्क हैं जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब हो सकता है, सरकार आगे भी लोगों को भेजे। मैं ये नहीं कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी और यहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन बात ये है कि अपनी बात कहलाने में और लोगों को समझने में, और ये आपको एक्सपेक्ट करना कि एक डेलीगेशन जाने से या 2 डेलीगेशन या 7 डेलीगेशन जाने से कि हिंदुस्तान की बात लोग समझ जाएँगे और हिंदुस्तान की राह पर चलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि पाकिस्तानी भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे और डिप्लोमेटिक फोरम्स में जहाँ-जहाँ हिंदुस्तान मौजूद है, वहाँ-वहाँ पाकिस्तान भी मौजूद है और वो लोग भी अपनी कोशिशें करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान का पुराना दोस्त है, कोई नया दोस्त नहीं है। हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का अमेरिका को डील करने में, उसके साथ इंटरैक्शन करने में, उसको कैसे डील करना चाहिए, वो सब अच्छे भली-भाँति जानते हैं। तो मेरा मेरा ये मानना है कि ये अब जो भी डेलीगेशंस गए, अब बहरहाल वो हो चुका है। लेकिन ये जो आपने पहले बात उठाई थी कि जो नाम दिए गए वो सरकार को कबूल नहीं थे कुछ नाम, ये एक अजीब सी बात है। और ममता बनर्जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना नुमाइंदा भेज रहा है, तो सरकार को ये नुमाइंदा एक्सेप्ट करना चाहिए। सारे एमपीज, जैसे आप कह रहे हैं कि सब लोग अब देश हित की बात करते हैं, सबकी देश की बात रखेंगे, पत्रकार भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब लोगों को समझना चाहिए था। लेकिन ये फालतू में ये जो पॉलिटिकल अटकलबाजी है, ये मुझे लगता है कुछ हद तक ये डेलीगेशंस के काम को उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया है। लेकिन क्या जो एक हम देख रहे हैं कि मीडिया में भी ये बातें छन-छन के आ रही हैं। जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सीरियस ढंग के जो कमेंटेटर्स हैं अपने आलेखों में, अपनी टिप्पणियों में वो ये बात कह रहे हैं कि विदेश नीति के मामले में भले ही बहुत मेजर शिफ्ट ना हो, लेकिन एक शिफ्ट दिखाई देती है मौजूदा सरकार के कामकाज में, चाहे इज़राइल को लेकर हो या पड़ोसी मुल्कों के प्रति हो। आप देखिए पड़ोसी मुल्क जितने हैं, शायद ही कोई मुल्क हो तालिबान लेड अफ़गानिस्तान के अलावा जिसने कि खुल कर के बात कही कि हाँ, आपके साथ हम हैं। और तालिबान 2 दिनों के बाद उन्होंने एक एम्बेसडर लेवल अपॉइंटमेंट पाकिस्तान को भेज दिया। एग्ज़ैक्टली, तो 2 एग्ज़ैक्टली, दिन के यू आर बाद राइट। ये हुआ। जी हाँ, जी हाँ। जी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। तो ये अपने अपने हल्के में भी अपने रीजन में भी सपोर्ट नहीं मिला। तो ये विदेश नीति के स्तर पर क्या वाक़ई हम चूक रहे हैं कहीं? कोई कोई ब्लंडर कर रहे हैं जिसकी वजह से आई मीन देखिए आप अमेरिका की बात अभी आपने की। चाइना और अमेरिका दोनों एक-दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान के मामले में दोनों एक साथ हो जाते हैं क्योंकि अमेरिका को लगता है कि हमें पाकिस्तान को चीन के पंजे से बाहर करना है। चीन से पाकिस्तान उतना प्रभावित न रहे, हमारे से प्रभावित हो। तो एक राइवलरी भी चीन और अमेरिका में है पाकिस्तान को लेकर। तो इंडिया की तरफ से क्या ये कुछ समस्या है
कि हम विदेश नीति के मौके पर के मसले पर चूक रहे हैं, कोई गड़बड़ी हो रही है हमसे? कि देखिए हम मुझे लगता है कि अमेरिका को ज़्यादा प्लीज़ करने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखिए जो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान आया, आपने देखा होगा आज के जी, अखबारों में भी जी, जी, छपा है जी। कि हिंदुस्तान को रूस से असला नहीं खरीदना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ब्रिक्स का भाग नहीं होना चाहिए। तो ये सब नसीहत अब अमेरिका पब्लिक में दे रहा है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब ये टैरिफ का सवाल उठा और डोनाल्ड ट्रंप ने अजीबो-गरीब टैरिफ्स लगाए हिंदुस्तान के ऊपर भी, तो हमारी सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसका कोई बयान नहीं दिया और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको एक बहुत कठोर शब्दों में उसकी निंदा करने की ज़रूरत थी, लेकिन अपनी बात रखना ज़रूरी था और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने अपनी बात नहीं रखी। दूसरी चीज़ आपने जो इज़राइल की बात उठाई, हिंदुस्तान जिस जब से बना है, उसने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल्स में दक्षिण अफ्रीका में हो, फिलिस्तीन में हो, अन्य जगहों पर हो, उसने उसका समर्थन किया है। आज भारत की सरकार जो जो फिलिस्तीन में हो रहा है, जो इज़राइल की तरफ से बमबारी जो जेनोसाइड चल रहा है वहाँ पर, उसमें हिंदुस्तान की सरकार एकदम खामोश है। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक विदेश नीति का जो आपने डिपार्चर की बात की, ये बहुत अलग बात हो चुकी है। तो हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, लेकिन कुछ मामलों में बोलना ज़रूरी है और ज़रूरी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, इस पर तवज्जो करना चाहिए कि ये इज़राइल को जो फुल सपोर्ट हम दे रहे हैं, उससे हमारी विदेश नीति को लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। नहीं। बिल्कुल आखिर में ये मैं समझना चाहूँगा कि जो इंडियन अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो कह रही हैं कि साहब पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए। आप इन सभी मसलों को हमारे सेशन में रखिए, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। और ये बात ठीक है कि वाजपेयी जी ने भी जब करगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने सेशन नहीं बुलाया। उसकी वजह ये थी कि लोकसभा डिसॉल्व थी, लेकिन राज्यसभा तो परमानेंट होती है, वो तो डिसॉल्व होती नहीं। राज्यसभा थी और मुझे अच्छी तरह याद है, चूँकि मैं करगिल कवर भी किया था, करगिल वॉर ज़ोन में मैं गया था, वहाँ से लौट कर आया, तो जो डिबेट चल रही थी वो हमने सुनी है। वो अपोजिशन ये कहता था कि भई ठीक है, लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा तो बुलाइए, और राज्यसभा का सेशन बुलाया जाए स्पेशल, इसके लिए उस समय के राष्ट्रपति के यहाँ ज्ञापन देने पूरा अपोजिशन गया था। वो भी दिन हमको याद है। तो ये अतीत में जितने प्रमुख वार हुए हैं, आमतौर पे सेशन बुलाए गए हैं, चाहे नेहरू जी के ज़माने में हो या इंदिरा गांधी के ज़माने में हो, बुलाए गए हैं। तो क्या आपको लगता है ये एक डिपार्चर यह भी है कि हम सेशन में ना बात रखें, हम ब्रीफिंग करें केवल, या हम भाषण देते रहें, बयान देते रहें और अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ना लें? जी, देखिए मेरा मानना ये है कि सेशन बुलाना चाहिए और अगर कोई बात ऐसी गुप्त बात सरकार रखना चाहती है, तो उसके लिए फिर अलग से ऑपोज़िशन लीडर्स को बुला के प्राइम मिनिस्टर उनकी ब्रीफिंग कर सकते हैं या किन्हीं अफसरों से ब्रीफिंग हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि सवाल उठाना जमहूरियत में अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में सवाल उठने चाहिए और सरकार के ऊपर ये सरकार को ज़रूरी है कि उसको जवाब देना चाहिए। जैसे मेरा मानना है कि अगर पहले दिनों में हम कंसीड कर लेते कि हमारे कुछ जहाज गिरे हैं, तो पाकिस्तान उसका इतना बड़ा हौवा नहीं बना सकता। हमारी जनता को अगर हम शुरू में कह देते कि जैसे कि एयर फोर्स के एयर मार्शल ने कहा कि जंग में लॉसेस होते हैं और ये सब हम उससे सीख लेके जो जो सीडीएस अनिल चौहान ने भी बाद में सिंगापुर में कहा, इससे सीख लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो काम है हमको करना है। तो मुझे लगता है कि ये बातें जो भी फौजियों ने की, ये सही बात है। तो स्पेशल सेशन अगर ऑपोजिशन समझता है या लीडर समझते हैं कि कोई कुछ बातें रह गई हैं या कुछ सफाई सरकार से चाहती है, तो चाहते हैं वो लोग, तो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया अमित बरुआ, आपने हमारे साथ चर्चा की इस विषय पर। हाँ, हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों, श्रोताओं को भी ज़रूर आपकी बातें विचारोत्तेजक लगी होंगी, और हम इस विमर्श को आगे भी जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।